सामीप्यता के सिद्धांत की बात उन्होंने अपने शिक्षा के क्षेत्र में कि जहां कहीं भी हम अपनी चीज को बताएं, उद्दीपन के प्रति समीपता होगी। आप देखेंगे कि जिस अध्यापक से छात्र का निकट संबंध होता है, उस अध्यापक की कक्षा को छात्र लेने में अपनी अनुकूलता अनुभव करता है, क्योंकि समीपता है। उसे पता है कि मुझे ये चीजें सीखने में, अपने व्यवहार को परिवर्तन करने में, अपने जीवन को परिवर्तन करने में बहुत काफी महत्वपूर्ण होगी। तो ये सामीप्यता की बात की कि उद्दीपन अनुक्रिया के साहचर्य को हमको जितनी समीपता होगी उतना ही अधिक प्राणी सीखेगा। जैसे कि हर बिल्ली का अलग अलग एक्शन था उसके खोलने के, लेकिन कौन सी बिल्ली के साथ कौन सी समीपता थी, उसी के आधार पर जो है प्राणी सीखता है। उद्दीपकों के चयन में, उद्दीपकों के चयन का मतलब है कि एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर होते हैं। उन बहुत सारे उत्तरों के अंतर्गत प्राणी उनमें से चयन करता है, और वो इस प्रकार से चयन करे कि उस प्रश्न का जो उत्तर है, वो जो उत्तर है उसको वहां जाकर के सीख सके। जो है अभी मैंने बताया कि ये उद्दीपक हैं अलग अलग। अब इन उद्दीपकों में से जो है एक इसका आया, इसी प्रकार से हमने दूसरा अलग उद्दीपक प्रस्तुत किया कि राजस्थान की राजधानी क्या है, और वहां पर जयपुर भी लिखा है, दिल्ली भी लिखा हुआ है, लखनऊ भी लिखा हुआ है, और दौसा भी लिखा हुआ है। अब उनमें से वो जो समीप उसका उत्तर होगा उसको चयन कर सके, इस प्रकार का शिक्षा के अंदर उन्होंने उस चीज को महत्व दिया। एक प्रयासीय सीखने पर जोर दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि एस और आर के बीच जो संबंध मात्र एक प्रयास में ही अधिकतम शक्ति तक पहुंच जाते हैं। हम ये बार बार जो अभ्यास कराते हैं, जो थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम दिया कि प्राणी को बार बार एस और आर के बीच संबंध स्थापित करने पर, बार बार अभ्यास कराने पर प्राणी सीखता है अभ्यास के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि एक प्रयास में ही प्राणी सीख जाता है, क्योंकि हर प्राणी की अपनी अनुक्रिया प्रथम प्रयास में जैसी थी, अंतिम बार भी व्यवहार बिल्ली का वैसा ही था। जैसे बिल्ली अंदर, उसके अंदर जिस व्यवहार के साथ में जिसने पैर से खोला था, तो बाद में भी वो उसी प्रकार से व्यवहार कर रही थी। तो एक प्रयास में ही हम किसी भी विषय वस्तु को सिखाने पर जोर देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बार बार उस चीज का अभ्यास कराया जाए, और बार बार अभ्यास कराने पर प्राणी जो है नहीं सीख पाएगा, लेकिन एक प्रयास में उस चीज को हम सिखाएंगे तो निश्चित रूप से सीखेगा। एक नवीनता का नियम जो है, नवीनता का नियम यह दिया कि अंतिम अनुक्रिया अपनाने पर बल। उन्होंने कहा कि प्राणी जो अपनी अनुक्रिया अंतिम रूप में अपनाता है, उसी चीज पर जोर दिया कि उसकी लास्ट में देखते हैं कि ये इस प्रकार से ही इस चीज को सीखता है, और उसी प्रकार से हम उस चीज को सिखाने पर जोर दें। तो ये नवीनता का एक जो है नियम गुथरी ने अपने सिद्धांत में देखा। हमने देखा कि गुथरी का शैक्षिक क्षेत्र में जो आज बहुत सारी कुछ विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने में शिक्षा का यह सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा सिद्धांत CL हल का। CL हल ने पुनर्वलन का सिद्धांत 1915 के अंतर्गत दिया था, और जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में की थी। 1951 में जब मृत्यु से एक वर्ष पूर्व इस सिद्धांत का एक नवीन प्रारूप प्रस्तुत किया, और एसेंशियल ऑफ व्यवहार में उसको जो है, एसेंशियल ऑफ व्यवहार पुस्तक में उसको विधिवत रूप में प्रकाशित किया। इन्होंने भी जो है चूहे पर प्रयोग किया, और देखा कि बहुत सारी चीजें हैं जो इस प्रकार से, इसमें हम देखते हैं कि उद्दीपकों के माध्यम से भी व्यक्ति जो है किसी भी चीज को सीखता है। ये यहां पर उनकी अधिगम की जो प्रक्रिया है इस प्रकार से है, जिसमें हम देखेंगे CL हल की अधिगम प्रक्रिया है S S R R। ये उद्दीपक है, ये उद्दीपक चिन्ह है, ये अव्यक्त अनुक्रिया है, ये व्यक्त अनुक्रिया है। उद्दीपक, उद्दीपक चिन्ह,
ये अव्यक्त अनुक्रिया, और ये अनुक्रिया। अब इसे हम एक उदाहरण से समझेंगे। उद्दीपक के रूप में जैसे शेर है, उद्दीपक चिन्ह के रूप में है, शेर के चिन्ह है। या अव्यक्त अनुक्रिया, शेर के चिन्ह से भी हम अव्यक्त अनुक्रिया भय होगा, और उद्दीपक चिन्ह से भी क्या होगा, हमारा भय होगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि प्राणी का जो उद्दीपक है उससे ही अनुक्रिया नहीं होती है, अपितु उसके उद्दीपक चिन्ह से भी अनुक्रिया होती है। कि शेर के नहीं होने पर भी शेर के चिन्ह से हम भयभीत हो जाते हैं जो है। तो उद्दीपक यहां पर शेर है, उद्दीपक चिन्ह उस शेर के पैर हैं। शेर के पैर देख करके हम सोचने लग जाते हैं कि अरे यहां पर तो शेर आया होगा। जैसे चोर के पैरों के चिन्हों को देख करके हम समझने लग जाते हैं कि चोर आया। तो C.L. हल ने इस बात को यह समझाया कि उद्दीपक जो है यहां पर एक चिन्ह के रूप में दिया और एक उद्दीपक वास्तविक रूप में दिया। अव्यक्त अनुक्रिया भी भय के रूप में हो रही है और अनुक्रिया भी भय के रूप में हो रही है। इस चीज को हम देखेंगे कि इन्होंने इस सिद्धांत के अलग अलग नाम दिए, और C.L. हल ने का जो ये सिद्धांत है वो विधिवत व्यवहार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। प्राणी के जीवन के संपूर्ण कार्य एवं व्यवहारों को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए ये विधिवत व्यवहार के रूप में जाना जाता है। और आगे जाकर के हम ये देखेंगे कि इनका सिद्धांत गणितीय निगमन के नाम से जाना जाता है। गणितीय निगमन का तात्पर्य है कि इन्होंने 17 प्रमेयों से अपने सिद्धांत में 17 प्रमेयों को प्रयोग में लिया है और गणितीय निगमन के नाम से जानते हैं। जैसे S, H और R, ये एक प्रमेय का उदाहरण है जिसको हम कहते हैं आदत शक्ति जो है, कि प्राणी में जब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध होता है और वो उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संबंध एक आदत के रूप में बन जाता है, और आदत के रूप में बन जाने के बाद में उसी को उन्होंने आदत शक्ति के नियम के नाम से भी जाना जो है। क्योंकि जहां व्यक्ति की हैबिट बन जाती है, एस और आर का संबंध इस प्रकार से हो जाता है कि व्यक्ति की एक आदत के रूप में जो है वो चीज वहां पर प्रस्तुत होती है। आगे जाकर के हम ये देखेंगे कि इस सिद्धांत को चालक कम करने का सिद्धांत भी कहा जो है। चालक कम करने का सिद्धांत, इसके अंदर हम अभिप्रेरणा के माध्यम से इस बात को समझेंगे, और उन्होंने इस चीज अभिप्रेरणा का भी प्रयोग किया कि सबसे पहले व्यक्ति की आवश्यकता होती है। आवश्यकता के बाद में उसका चालक जो है, जैसे भोजन की आवश्यकता है, चालक इसका भूख जो है काम करेगा वहां पर। और पुनर्वलन के रूप में आवश्यकता में भोजन की कमी थी, यहां पर पुनर्वलन के रूप में भोजन की पूर्ति। ये इस प्रकार से हम देखेंगे कि आवश्यकता की कमी को जाकर के पूरा करता है, पूर्ति करते हैं। चालक को कम करने का प्रयास, जो हमारे अंदर एक चालक, भूख का चालक था, जो तनाव पैदा कर रहा था, वो चालक की जो है कमी, न्यूनता कमी हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हम भोजन कर लेंगे तो जो एक तनाव था वो दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्ति की आवश्यकता जैसे भोजन था, और उसके अंदर असंतुलन एवं अंदर तनाव हो जाता है जैसे भोजन की कमी होगी, और भूख का चालक वहां पर काम करेगा और हम क्रियाशील हो जाएंगे, अनुक्रिया करने लग जाएंगे, और आवश्यकता की पूर्ति होने पर, हमें पुनर्वलन मिलने पर, भोजन के बाद में जो चालक या अंतर्नोद था, ये जो एकदम जहां पर हमें कठिनाई महसूस हो रही थी, उस न्यूनता की कमी जाकर के हो जाती है।
तो चालक को कम करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि प्राणी का जो चालक कम हुआ था, एक चालक कम, भूख प्यास काम क्रोध ये चालक हमारे अंदर है, और एक चालक जो है उसमें तनाव महसूस हुआ था, वो कम होने लगा था। पूर्ति होने के बाद में वो चालक की न्यूनता कम हो जाती है। आगे जाकर इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम सबलीकरण का सिद्धांत दिया, कि किसी भी चीज को सीखने में प्राणी को यदि हम बल देंगे, उसी की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, उसे हम प्रोत्साहित करेंगे, तो निश्चित रूप से प्राणी उस चीज को अधिक से अधिक सीख पाएगा। और इसीलिए इसको सबलीकरण के सिद्धांत के नाम दिया जो है सीएल हल ने। सीएल हल के इस सिद्धांत को हम जब देखेंगे तो इस सिद्धांत में पुनर्वलन पर विशेष रूप से जोर दिया और आवश्यकताओं की पूर्ति को अधिकतर इन्होंने अपनी बात में लिया। अब हम इसके शैक्षिक महत्व में देखेंगे, उद्दीपन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उद्दीपन यदि आवश्यकता की पूर्ति करता है तो प्राणी उसके ऊपर अनुक्रिया करने के लिए तैयार रहता है। तो उद्दीपन ऐसा प्रस्तुत किया जाए ताकि प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। उन्होंने अभ्यास पर बल दिया कि प्राणी को सिखाने के लिए जो है उसको उस अनुक्रिया के साथ में जब हम पुनर्वलन देंगे और पुनः उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से प्राणी का जो उद्दीपन अनुक्रिया के साथ जो संबंध है वो दृढ़ होगा। और प्रेरणा पर बल दिया जो है, प्रेरणा पर बल देने का तात्पर्य है कुछ हमारी प्राथमिक प्रेरक होते हैं, प्राथमिक पुनर्वलन होते हैं, कुछ बाह्य पुनर्वलन होते हैं। प्राथमिक पुनर्वलन के रूप में जैसे हम देखेंगे कि भोजन जो है भूख के लिए भोजन है, प्यास के लिए पानी है, ये प्राथमिक पुनर्वलन है। और उनके माध्यम से जब प्राणी प्रेरित होगा और प्रेरित होने के बाद में उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी तो उन्होंने कहा कि प्राणी सीखने के लिए प्रयास करेगा, क्योंकि जब तक उसे प्रेरित नहीं करेंगे वो किसी भी चीज को सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए प्रेरणा पर उन्होंने बल दिया। द्वितीय जो पुनर्वलन उन्होंने कहा था बाह्य पुनर्वलन, और जिसको हम कहते हैं पुरस्कार दंड प्रशंसा, ये बाह्य पुनर्वलन है। उनके माध्यम से भी हम प्राणी को बल देकर के पुनर्वलन करके सिखा सकते हैं। आवश्यकता पर बल दिया, अर्थात प्राणी की आवश्यकता की यदि पूर्ति हो गई तो निश्चित रूप से वो सीखने के लिए प्रेरित होगा। और आवश्यकता की यदि उसकी कमी, जैसे उसकी कमी की पूर्ति होने लगेगी तो निश्चित रूप से प्राणी जो है किसी भी चीज को सीखने के लिए प्रयास करेगा। पुनर्वलन पर बल दिया, अर्थात प्राणी को हम पुनर्वलन देंगे और पुनर्वलन से प्राणी जो है उस कार्य के प्रति उसकी शक्ति बढ़ती है, और शक्ति बढ़ने पर वो कार्य को और अधिक तेजी के साथ करता है। आदत शक्ति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जब प्राणी की पुनर्वलन के माध्यम से उस कार्य के प्रति एक आदत बन जाती है, और आदत में प्राणी को कठिन कार्य भी एक सामान्य रूप में लगता है। वो जैसे अपने रूटीन के कार्य जिस आदत के साथ करता है उसी प्रकार से कठिन कार्यों को भी वो करने के लिए लग जाता है। अंतिम महत्व सीएल हल का है भावी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, कि हमारी जो भावी आवश्यकता है उनकी पूर्ति में ये सिद्धांत सहायक हो सकता है। इस प्रकार से सीएल हल ने अपने इस सिद्धांत में आवश्यकता को कम करना, उसकी पूर्ति करने पर जोर दिया। चौथा सिद्धांत कूट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत है, और कूट लेविन के इस सिद्धांत में क्षेत्र को विशेष रूप में महत्व दिया। क्षेत्र में भी वातावरण को विशेष महत्व दिया। हम एक चीज इसमें देखेंगे कि वातावरण में उन्होंने मनोवैज्ञानिक वातावरण को विशेष रूप से महत्व दिया। क्षेत्र के सिद्धांत में उन्होंने मनोवैज्ञानिक वातावरण को विशेष रूप से महत्व दिया। प्राणी अपने क्षेत्र से सीखता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक वातावरण से अधिक सीखता है। और उन्होंने कहा कि जिससे लक्ष्य प्राप्ति होती है वह क्षेत्र प्राणी को आकर्षित करता है,
और तनावों को कम करता है। एक भूखे व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था उसे धनात्मक आकर्षण करेगी। और इसी प्रकार से हम देखेंगे कि अधिगम की जो प्रक्रिया थी, उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया था। व्यवहार, कार्य या परिणाम, व्यक्ति और वातावरण। यहां पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, उसका जो व्यवहार का परिणाम है वो व्यक्ति और वातावरण के होता है। क्षेत्र सिद्धांत में हम जब देखते हैं स्थान की बात आती है, स्थान में जब चीज आती है तो स्थान का तात्पर्य कि जीवन के दायरे में व्यक्ति जो है यथाशीघ्र सीख जाता है। जैसे मेरे दायरे में ये कक्ष क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर जो चीजें हैं उसी को मैं वातावरण के माध्यम से सीखूंगा। क्लास से बाहर मेरे जीवन के दायरे से बाहर है, मेरे क्षेत्र के बाहर है, बहुत सारी भौतिक चीजें हैं, मेरे दायरे से बाहर है, मेरे वातावरण से बाहर है, इसलिए मैं उन चीजों को नहीं सीख पाता हूं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के दायरे के अंदर जो चीज होती है उनसे वो तुरंत सीख लेता है। जैसे मान लीजिए एक बाहर चौकीदार बैठा हुआ है और यहां मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं और उधर चौकीदार बैठा हुआ है, एक सांप वहीं पर घूम रहा है, तो वो सांप उसके बाह्य दायरे के अंदर जो है, जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे बाह्य दायरे के अंदर है। हम इसको देखेंगे कि यहां पर ये व्यक्ति है और व्यक्ति के साथ में ये उसका मनोवैज्ञानिक वातावरण है, मनोवैज्ञानिक वातावरण है। और यहां आकर के ये बाह्य है, बाह्य स्वरूप है, अर्थात ये कमरा है, एक सीमा के अंदर है, एक क्षेत्र के अंदर है। एक सांप जो है बाहर के वातावरण में घूम रहा है, वो बाहर के वातावरण में घूम रहा है, तो जो चौकीदार है उसको वो सांप जो है उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण को प्रभावित कर रहा है। मेरे वातावरण को वो प्रभावित नहीं कर रहा है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे सामने वो सांप नहीं है। जब प्राणी के दायरे में वो चीज आती है तो उससे प्राणी अपने आप सीखने लग जाता है। तो इसलिए कहा कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, उसका जो परिणाम है, उसके जो कार्य हैं, वो व्यक्ति और उसके वातावरण के साथ होते हैं। उन्होंने इस चीज को दिया कि मनोवैज्ञानिक वातावरण, साइकोलॉजिकल वातावरण जो है प्राणी को व्यवहार को सिखाता है। उसके क्षेत्र के अंदर पूरे इसमें देखेंगे, क्षेत्र के अंदर बहुत सारे जानवर घूम रहे हैं, जो इस प्रकार के जानवर हैं हम लोगों को जो है जीवित नहीं छोड़ सकते हैं। शेर है, चीता है, इस प्रकार के जानवर हैं, लेकिन वो हमारे क्षेत्र से बाहर हैं। जब वो हमारे दायरे में आ जाते हैं, उन चीजों से हम फिर सीखना शुरू कर देते हैं, मनोवैज्ञानिक, फिर उनके प्रति हम अपना व्यवहार करते हैं। हमारे दायरे में नहीं होने की वजह से हम उस प्रकार से उन चीजों से नहीं सीख सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जो क्षेत्र है, उसके क्षेत्र के अंदर जब चीज आती है तो उससे प्राणी जो है सीखता है, मनोवैज्ञानिक रूप से उस वातावरण में सीखता है। और जो क्षेत्र से बाहर होती है, उसके क्षेत्र में नहीं आती है, तो उससे नहीं सीखता है। इस सिद्धांत के अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे तल रूप सिद्धांत इसको कहा। संपूर्ण तल ही सीखने को प्रभावित करने के कारण इसे तल रूप सिद्धांत कहा। तल का मतलब है कि जो ये पृथ्वी है, जितना भी तल है, वो संपूर्ण सीखने के लिए, हमारे जीवन को सीखने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यह सिद्धांत संपूर्ण तल का सिद्धांत है। स्थानात्मक सिद्धांत भी, जिस स्थान पर व्यक्ति रहता है उस स्थान का वातावरण भी व्यक्ति को सीखने के लिए प्रभावित करता है, इसलिए स्थानात्मक सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। और तीसरा है जीवन क्षेत्र जो है। जीवन क्षेत्र के रूप में अभी मैंने उदाहरण दिया था, मान लीजिए मैं इस कक्ष के अंदर हूं और यहाँ कक्ष में मेरे सामने मनोवैज्ञानिक वातावरण जो है यहाँ पर उपस्थित है कि यहाँ शांत, एकदम कक्षा शांत है और ये एक मनोवैज्ञानिक वातावरण है। लेकिन कहीं से कोई प्राणी आकर के अंदर मेरे इसमें आ जाता है,
तो वहां जाकर के मेरे जीवन का जो क्षेत्र है उसमें अनुक्रिया होने लग जाएगी। और यदि बाहर आकर के मेरे सामने नहीं है, कोई भी जीव जंतु बाहर जो है चौकीदार के सामने बाहर घूम रहा है, तो वो वहां पर जाकर के उसके जीवन के दायरे को, उसके व्यवहार को प्रभावित करेगी। और जब मेरे जीवन के दायरे में वो चीज आएगी तो वो मेरे को प्रभावित करेगी। इस प्रकार से फुट लेविन ने अपने सिद्धांत, तल रूप का सिद्धांत, स्थानात्मक सिद्धांत और जीवन क्षेत्र के सिद्धांत के नाम से ये तीन चीजें जो है उन्होंने दी। और विशेष रूप से हम इस चीज में देखेंगे कि इन्होंने प्रत्यक्षीकरण और अभिप्रेरणा पर अधिक फुट लेविन ने जोर दिया कि हम किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से उसको जो है उससे उसके साथ हम अभिप्रेरित होते हैं। इन्होंने कहा कि बालक जब जन्म लेता है तो पूर्ण रूप से असहाय होता है, वो किसी भी चीज में विश्लेषण और विभेद करना नहीं जानता है। लेकिन जैसे जैसे वो वातावरण में जाता है, साइकोलॉजिकल वातावरण में जाता है, तो वो विभिन्न भूमिकाओं को निभाना शुरू कर लेता है। जन्म के समय पर उसमें कोई भी विभेदीकरण की चीजें नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे वो आप देखेंगे कि व्यक्ति कभी अपना पुत्र के रूप में जो होता है वो पिता के रूप में हो जाता है, पिता के रूप में होता है, कभी वो पति के रूप में हो जाता है, कभी वो दादा के रूप में हो जाता है, क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व को विभेदीकरण करना सीख गया जो है, वो अपने आप में इस चीज को सीखा। तो इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो प्राणी है वो अपने आप में अपने व्यक्तित्व की संरचना कर सकता है, क्योंकि जब इन चीजों को वो अपने जीवन की चीजों को समझने लगेगा तो अपने आप में ही उसे अपने विभेदीकरण की चीजें उसके सामने आना शुरू हो जाती हैं। और इनका जो विशेष रूप से लेविन ने अपने क्षेत्र में जो योगदान दिया था क्षेत्र सिद्धांत में, शिक्षार्थी और वातावरण में संबंध पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें शिक्षार्थी के साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक चीजों को समझना चाहिए, उसको पहचानना चाहिए। साइकोलॉजिकल रूप में वो किस प्रकार के वातावरण के साथ में समायोजित हो सकता है, तादाद में संबंध स्थापित कर सकता है। और उसके साथ में यदि हम साइकोलॉजिकल वातावरण को समझेंगे, हम जैसे कि मैंने उदाहरण के रूप में बताया कि एक चौकीदार सांप के साइकोलॉजिकल वातावरण को समझ रहा है कि वो कैसी स्थिति में कैसी मुद्रा को अपने साथ में पेश कर रहा है, इसी प्रकार से विद्यार्थी के मनोवैज्ञानिक चीजों वातावरण को हम समझेंगे और फिर उसे हम शिक्षा प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से बालक अधिक से अधिक सीखने के लिए तत्पर होगा। बाधाएं दूर करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने में रुकावटें आती हैं और उन बाधाओं को हम प्रेरणाओं के माध्यम से दूर कर सकते हैं, क्योंकि बाधाएं आने पर और यदि उस प्राणी को प्रेरणाएं नहीं देंगे तो वो निश्चित रूप से कार्य को बीच में छोड़ देगा। तो लेविन कहता है कि बाधाएं दूर करने पर प्राणी उस कार्य को अधिक तेजी के साथ कर सकता है। पुरस्कार और प्रशंसा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने क्षेत्र पर सीखने की बात की, लेकिन उन्होंने इसके साथ में कहा कि यदि उस मनोवैज्ञानिक वातावरण में विद्यार्थी की पुरस्कार और प्रशंसा का प्रयोग किया जाएगा, निश्चित रूप से बालक अधिक से अधिक सीखने के लिए तत्पर होगा। आगे योगदान उन्होंने कहा अधिगम के लिए वातावरण उपस्थित करने पर बल दिया। सीखने के लिए यदि हम बच्चों के सामने वातावरण उपस्थित करेंगे तो निश्चित रूप से वो अधिक सीखने के लिए, क्योंकि एक बीज को वातावरण से ही वृक्ष बनाया जा सकता है और किसी को अच्छा वातावरण मिलेगा तो निश्चित रूप से अधिक सीखेगा, क्योंकि बालक का जो बौद्धिक विकास है वो वातावरण के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है। तो इस बात को उन्होंने जोर दिया कि अधिक से अधिक सीखने का वातावरण जो है विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत किया जाए। प्रेरणा पर बल दिया उन्होंने सीखने के लिए कि व्यक्ति को समय समय पर उसे प्रेरित करना चाहिए जो है, और प्रेरित करने पर प्राणी अधिक से अधिक यथाशीघ्रता के साथ उस चीज को सीखेगा। प्रेरणा हम आंतरिक रूप से भी कर सकते हैं कि वो अंदर से ही सीखे, और प्रेरणा हम बाह्य रूप से प्रेरित कर सकते हैं। एक बालक के सामने यदि उसके अध्यापक जिसको मॉडल मानता है वो यदि समय पर आता है तो निश्चित रूप से अन्य बालक भी उसे देख करके समय पर आएंगे। यदि खुद टीचर ही लेट आते हैं तो निश्चित रूप से
बच्चे भी जो है लेट आएंगे, तो आंतरिक प्रेरणा, यदि बालक को दंड देकर के हम यदि प्रेरित करके उस सही रास्ते पर ला रहे हैं, तो प्रेरणा उतनी काम नहीं करेगी जितनी कि आंतरिक रूप से उसे कार्य करने के लिए हम प्रेरित करेंगे। लेविन का यह सिद्धांत समस्याओं के समाधान में भी उपयोगी रहा है। जब हमें उस वातावरण को समझेंगे, और हर वातावरण के हिसाब से अलग अलग समस्याएं होती हैं, और उन समस्याओं के अनुकूल ही हम यदि समाधान करेंगे, कि ग्रामीण क्षेत्र की समस्या है तो उसका समाधान उसी के अनुकूल किया जाएगा, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के हिसाब से किया जाएगा, तो वहां की उस समस्या का समाधान होगा और वो उन लोगों के लिए उपयोगी भी होगी। तो समस्या समाधान में उपयोगी जो है क्षेत्रता को भी उन्होंने जोड़ दिया। अधिगम पूर्व प्रेरणा पर बल दिया। उन्होंने कहा सिखाने से पहले बालक को प्रेरित करना चाहिए। यदि बालक को तैयार करेंगे निश्चित रूप से सीखेगा, क्योंकि भूखे बच्चे को किसी भी घोड़े को जबरदस्ती हम तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन पानी नहीं पिला सकते हैं, क्योंकि उसे पूर्व में प्रेरणा देनी पड़ेगी। और स्किनर ने इस बात को कहा प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। तो अधिगम पूर्व प्रेरणा देने पर बल दिया है। कोई भी बालक जब आया है तो उससे पहले उसे प्रेरणा दी जाए सीखने के लिए, उन चीजों को बताया जाए, तो बालक जाकर के आगे सीखने के लिए प्रोत्साहित होगा। विषय वस्तु का संबंध छात्र से होना चाहिए। जो विषय वस्तु प्रस्तुत की जा रही है वो विषय वस्तु छात्र से संबंधित हो। कभी कभी इस प्रकार की विषय वस्तु प्रस्तुत की जाती है जो छात्र के जीवन दायरे से बाहर होती है, व्यवहारिक नहीं होती है, इसलिए छात्र उस चीज को सीख नहीं पाता है। जब छात्र के सामने उस विषय वस्तु को वहां पर प्रस्तुत किया जाएगा और प्रस्तुत करने के बाद में छात्र निश्चित रूप से उससे संबंधित यदि होगी, छात्र सीखेगा, उसके जीवन से संबंधित होगी। प्रतिगमन पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात कि बालक विपरीत चीजों की ओर कैसे क्यों गमन कर रहा है, और उन विपरीत प्रतिक्रियाओं को रोकने पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से हम ये देखेंगे कि इसके अंतर्गत 4 जो सिद्धांत अभी हमने पढ़े उनके शैक्षिक महत्वों का अध्ययन किया। इन अध्ययन के पश्चात अब अधिगम अंतरण या अधिगम स्थानांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाना है, कि जिस चीज को मैंने एक परिस्थिति में सीखा था उसी चीज को मैं दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना सीख जाऊं। मैंने पहली परिस्थिति में गणित के जिन सूत्रों को सीखा था उसे मैं उन सूत्रों को मैं फिजिक्स में प्रयोग करना सीख जाऊं। जिस स्कूटर को मैंने चलाना सीखा उस स्कूटर से मैं यदि मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता हूं तो ये अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। और अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। कॉल्सनिक ने कहा अधिगम स्थानांतरण पहली परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान, कौशल, आदत और अभियोग्यताओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना है, कि जिन चीजों को, जिन ज्ञान को, कौशल को और अभियोग्यताओं को हमने प्राप्त किया है, जैसे हमने 10वीं क्लास में अलग अलग विषय के अंदर हमने जो ज्ञान प्राप्त किया था, जो कौशल प्राप्त की थी, जो आदतें हमारे अंदर आई, उनका हम आज वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। सोरेंस कहता है अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण एवं आदतों का दूसरी परिस्थिति में हस्तांतरण करना अंतरण कहलाता है। जो ज्ञान हमने प्राप्त किया, जो प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया, उसको हम दूसरी परिस्थिति में यदि प्रयोग करते हैं उसे स्थानांतरण के नाम से कहा। यह सोरेंस ने कहा। क्रो कहता है कि जब अधिगम के एक क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान, अनुभव, विचार, आदत या कौशल का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। हिलगार्ड एवं एटकिंसन कहता है एक क्रिया का प्रभाव जब दूसरी क्रिया पर पड़ता है तो उसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अंडरवुड कहता है कि अधिगम का अर्थ कि वर्तमान क्रियाओं पर जब पूर्व अनुभवों का प्रभाव होता है तो उसे हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जो चीजें हमने अपने प्रारंभिक जीवन में सीखी हैं और उन चीजों को सीखने के बाद आज यदि हम उसका प्रयोग करते हैं तो अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। जैसे
प्रारंभ में हमने प्राथमिक स्तर में चौथी क्लास में मान लीजिए जोड़ बाकी गुणा भाग सीखे। उस जोड़ बाकी गुणा भाग को हम बाजार में वस्तु खरीदने के रूप में हम उपयोग करते हैं, तो ये अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण के जो सिद्धांत हैं उसमें पहला सिद्धांत मानसिक शक्ति का सिद्धांत है, और यह सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। तर्क, कल्पना, चिंतन आदि मानसिक शक्तियां स्वतंत्र होती हैं। प्रत्येक शक्ति अपने आप में अलग अलग विकास करती है। मानसिक शक्ति का तात्पर्य है कि ये शक्तियां तर्क शक्ति के साथ स्थानांतरण किया जा सकता है, स्मरण शक्ति का स्मरण शक्ति के साथ किया जा सकता है। दूसरा सिद्धांत औपचारिक मानसिक प्रशिक्षण का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अंदर ये कहा जाता है कि ये मानसिक शक्तियां स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं करके सहायक रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि स्वतंत्र रूप में ये शक्तियां कार्य नहीं कर सकती हैं। और हम देखेंगे कि इतिहास के अध्ययन के लिए सामाजिक अध्ययन विषय भी सहायक होता है, भूगोल विषय भी सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये शक्तियां स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं करके एक दूसरे के सहायक के रूप में काम करती हैं। आगे समान तत्वों का सिद्धांत, जिसके प्रवर्तक थॉर्नडाइक माने जाते हैं कि समान चीज से समान चीज की ओर हस्तांतरण किया जा सकता है। जैसे गणित का ज्ञान भौतिक विज्ञान में सहायक हो सकता है, भूगोल का ज्ञान इतिहास में सहायक हो सकता है। तो समान तत्वों का समान तत्वों के साथ स्थानांतरण का सिद्धांत। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड़ ने दिया था, और उन्होंने कहा कि हम सामान्यीकरण सिद्धांतों का निकालना सीख जाएं और उसका प्रयोग करना सीख जाएं। जैसे कि ए के परे ए होने पर आ हो जाता है, ए के परे आ होने पर भी आ हो जाता है, और आ के परे ए होने पर भी आ हो जाता है, और आ के परे आ होने पर भी आ हो जाता है। एक नियम निकल करके आया कि दीर्घ संधि जो है जिसके अंदर समान यदि ह्रस्व या दीर्घ, उसके परे भी यदि समान ह्रस्व या दीर्घ होते हैं तो वो दीर्घ में बदल जाते हैं। इस प्रकार से ये सामान्यीकरण का सिद्धांत जो है। और हम देखते हैं सामान्यीकरण सिद्धांत के अंदर सर्दी में जितने भी स्थान हैं उन पर लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं। वो इसलिए है एक सामान्य निकल करके सामान्यीकरण के वहां पर ठंडे प्रदेश में रहने वाले लोगों का इस प्रकार से उन चीजों का प्रयोग किया जाता है। सामान्य विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत ये स्पीयरमैन ने दिया था, और उन्होंने कहा कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक सामान्य बुद्धि एक विशिष्ट बुद्धि, और सामान्य बुद्धि का ही स्थानांतरण किया जा सकता है, विशिष्ट बुद्धि का नहीं किया जा सकता है। विनिमय या पक्ष हस्तांतरण का सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत रहा कि समग्र रूप में प्राणी जो है जिस चीज को सीख लेता है वो दूसरे में भी हस्तांतरण कर लेता है। जैसे बस को चलाना सीखा तो वो बस को चलाने के बाद में वो ट्रक को चलाना सीख जाता है। आदर्शों का सिद्धांत W.J. बार्कले का सिद्धांत है, और जिन्होंने उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि जो सच बोलता है वह ईमानदार होता है। इस प्रकार से अधिगम स्थानांतरण के ये 7 सिद्धांतों को हमने देखा, और अलग अलग रूप में इन सिद्धांतों का काफी महत्व भी रहा है। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण और शून्यात्मक अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का तात्पर्य है कि जब कोई प्राणी अधिगम का स्थानांतरण अधिक और सीख जाता है, उस कार्य को और अधिक सीख जाता है। जैसे कार चलाने वाले व्यक्ति यदि बस चलाना सीख जाता है, या स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति यदि मोटरसाइकिल चलाना सीख जाता है, तो ये धनात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण का तात्पर्य है कि हम बाएं हाथ से लिखते हैं और फिर दाएं हाथ से लिखने के लिए यदि कहा जाए तो ये ऋणात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। शून्यात्मक अधिगम स्थानांतरण का तात्पर्य स्कूटर सुधारने वाला व्यक्ति मोटरसाइकिल को भी सुधार लेता है, तो ये ऋणात्मक जो है शून्यात्मक अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। अधिगम स्थानांतरण का शिक्षा महत्व, ज्ञान का अनुप्रयोग करना, सकारात्मक अभिवृत्ति, दैनिक जीवन की शिक्षा, समाज उपयोगी शिक्षा, मानसिक शारीरिक शक्तियों के विकास में करने में उपयोगी, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, विषय का समन्वय करने में उपयोगी, व्यवहारिक विधियों का शिक्षण कराने में उपयोगी, विषय वस्तु का सामान्यीकरण करने में उपयोगी।
शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है अधिगम स्थानांतरण करने में? सामान्यीकरण करने में, अर्जित ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग करने में, समझदारी जो है छात्रों में विकसित करे, विषय वस्तु की समानता को बताए, अध्ययन की जो प्रोजेक्ट विधि, इस प्रकार की विधियों को, अध्ययन की विधियों का वो प्रयोग करे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार अधिगम स्थानांतरण करने का प्रयास करे, और स्थानांतरण में वो प्रशिक्षण जो है अधिक से अधिक प्रशिक्षण का कार्य दे। लास्ट है दशाएं और किस प्रकार की जो है परिस्थितियां होने पर ही प्राणी स्थानांतरण सीख सकता है। इच्छा होने पर सीखने वाले प्राणी की इच्छा होगी, उसकी शैक्षिक योग्यता होगी, उसकी क्षमता होगी, उसकी सामान्य बुद्धि होगी और सामान्यकरण करने की योग्यता होगी, तो निश्चित रूप से जो है व्यक्ति अधिगम स्थानांतरण कर सकेगा। समान विषय वस्तु होगी, समान गुण होंगे और उसमें स्थानांतरण का गुण होगा और स्थानांतरण का प्रशिक्षण होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अधिगम स्थानांतरण को में शिक्षक की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और विद्यालय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रकार से हमारा अधिगम से संबंधित जो सिद्धांत थे, अधिगम स्थानांतरण था, वो समाप्त होता है।